हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो दिस इज भावनापुरी। और दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने नीट की क्लासेस, जो क्रैश कोर्स हमारा है। तो जो लेक्चर्स मैं अपलोड करूंगी उसको डेली आपको सुनना है, उसके जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो जो लेक्चर 1 है, जो हमारी आज की वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो उसमें हम पूरा चैप्टर कंप्लीटली डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे या उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि जनरली जिसके ज्यादा चांसेस होते हैं आपके नीट में आने, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, जो आपका चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड का, जो चैप्टर नंबर 1 है, वो कौन सा है? चैप्टर नंबर 1 है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। अब इसमें से जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं नीट की क्लास के लिए, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक दो टॉपिक सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं डिटेल में ना बताकर आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि किस तरीके का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो जब आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहला कैरेक्टर है ग्रोथ, उसके बाद आपने इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो पढ़ा था, फिर उसके बाद आप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हो, देन मेटाबॉलिज्म एंड देन कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब जो क्वेश्चन इन पांचों में से आपसे पूछा जाएगा, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ग्रोथ वाले टॉपिक से पूछा जाता है, और वो क्या होता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं ग्रोथ का, है ना। तो आपको बताना होगा पहला कि वो इरिवर्सिबल होता है, और दूसरा फीचर ये होता है कि इट इंक्लूड्स द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स या इंक्रीज इन नंबर ऑफ मास, ठीक है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अगर ग्रोथ की पूछी जाती है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ मास, साथ ही साथ आपको याद रखना है कि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। और दूसरा क्या है? इट इंक्लूड्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ मास, नंबर ऑफ सेल्स एंड मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल्स हो गया या फिर इंक्रीज इन मास हो गया। ये फीचर्स आपको दोनों याद रखने हैं, एनसीईआरटी के ही ये दोनों फीचर्स हैं जो कि रिटन है, राइट। इसके अलावा एक एक्सेप्शन जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, ग्रोथ की जो रिवर्स ग्रोथ दिखाई जाती है, हालांकि इरिवर्सिबल है लेकिन फिर भी जो रिवर्स ग्रोथ दिखाते हैं वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको आप स्नो माउंटेन कहते हैं। क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो जो स्नो है वो क्या हो जाएगी? वो मेल्ट हो जाएगी, है ना। तो जो स्नो माउंटेन है वो किस तरीके की ग्रोथ दिखाते हैं? रिवर्सिबल, है ना। वैसे जो ग्रोथ है वो दोनों तरीके के, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल है, एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल है। इंटरनल में आप ह्यूमन की बात कर सकते हो, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं या मास इंक्रीज होता है, और एक्सटर्नल में हम ये जो स्नो माउंटेन था या जो रॉक होता है, ये सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है, वो सब क्या है? एक्सटर्नल ग्रोथ है, ठीक है। इसके बाद अभी सेकंड चीज मैंने बताई थी रिप्रोडक्शन, है ना। तो क्वेश्चन ये होता है कि जो सेल डिवीजन है, जो सेल की डिवीजन है, वो माइटोसिस या म्योसिस की हम बात कर रहे हैं, वो कौन से ऑर्गेनिजम्स है जिसके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मोड ऑफ सेल डिवीजन सेम होता है। तो आपको बताना है जितने भी यूनिसेल्युलर यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसके इक्वल है? मोड ऑफ सेल डिवीजन के, ठीक है, मोड ऑफ सेल डिवीजन के। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा जाता है। इसी के साथ साथ अगर अगला क्वेश्चन मैं पूछूं तो पूछा जाएगा इनमें से कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसमें रिप्रोडक्शन एंड डिवीजन या सेल ग्रोथ, है ना, वो एक्सक्लूसिव प्रोसेस होते हैं, मतलब बिल्कुल अलग अलग प्रोसेस होंगे। तो देखिए, ये तो लोअर ऑर्गेनिजम्स थे यानी कि यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे। तो इनके अंदर क्या हो रहा था? जिस समय सेल डिवाइड कर रहा था वो एक तरीके से रिप्रोडक्शन का मेथड है, कौन सा? बाइनरी फिशन। तो इनमें तो इक्वल हो गए दोनों मेथड, है ना। लेकिन जो हायर ऑर्गेनिजम्स है, हम जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे अंदर बाइनरी फिशन से न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन नहीं हो सकती, राइट। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस है, मतलब रिप्रोडक्शन अलग होगा और सेल डिवीजन अलग होगी, ठीक है। तो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस होगा ये, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो सेल डिवीजन है और साथ ही साथ जो रिप्रोडक्शन है वो बिल्कुल अलग प्रोसेस होते हैं, एक्सक्लूसिव, ठीक है। किसकी बात हो रही है? हायर ऑर्गेनिजम्स की। फिर उसके बाद जो थर्ड फीचर है यहाँ पर वो मेटाबॉलिज्म होता है। तो मेटाबॉलिज्म से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछेंगे कि इंटरनल रिएक्शंस हो रहे हैं या एक्सटर्नल हो रहे हैं, या फिर क्या जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं। सो मेटाबॉलिज्म की डिफाइन मैं यहाँ पर सबसे पहले बता रही हूँ, बेसिकली द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके सम टोटल को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। लेकिन इस सिंपल से टॉपिक में से भी जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं उसकी यहाँ पर बात कर रही हूँ, है ना।
कुछ एनसीईआरटी की लाइन है, 11th स्टैंडर्ड का जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें आप पेज नंबर 5 पे देखोगे तो कुछ लाइंस यहाँ पर लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसी की बेसिस पर जो असर्शन और रीजनिंग है उसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जैसे कि एक लाइन इसके अंदर दी हुई है, नो लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो ये लाइन जो है वो स्पेसिफिक एक लाइन है। हो सकता है आपको असर्शन और रीजनिंग के रिस्पेक्ट में ये एक लाइन लिख के दे दी जाए और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं। तो अभी मैंने एक लाइन बोली दैट नो लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, तो ये आपको याद रखनी है। इसी के साथ साथ एक लाइन यहाँ पर ये भी दी हुई है कि जो भी रिएक्शंस हम बॉडी के बाहर करवाते हैं, लाइक व्हाटएवर द रिएक्शन इज अकरिंग आउटसाइड द बॉडी, वो ना तो लिविंग होते हैं और ना ही नॉन लिविंग होते हैं। ये आपको याद रखना है। सबसे पहली चीज, नो लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। सेकंड, द रिएक्शंस दैट अकर्स आउटसाइड द बॉडी आर नॉट रियल, मतलब रियल में ना तो वो लिविंग होंगे ना ही वो नॉन लिविंग होंगे। ठीक है। एक थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो इस टॉपिक से आपसे पूछी जाती है उसमें लिखा हुआ है कि जो इन विट्रो में यानी कि जो बॉडी के बाहर होने वाले रिएक्शंस हैं वो इट इज श्योर, इट इज कंफर्म कि वो लिविंग थिंग्स तो नहीं है, बट हाँ वो क्या है, वो लिविंग रिएक्शंस है। आपको याद रखना है। वैसे कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई। अभी मैंने बोला था दैट नो, जो भी नो मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एग्जिबिट नहीं करते हैं मेटाबॉलिज्म को। तो यहाँ पर लिख रहे हैं नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म को शो नहीं करेगा। ठीक है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। दूसरी लाइन हमने क्या बोली थी कि जो आउटसाइड द बॉडी रिएक्शंस हो रहे हैं, जो आउटसाइड द बॉडी रिएक्शंस हो रहे हैं वो कैसे होते हैं, वो ना तो लिविंग होंगे और ना ही नॉन लिविंग होंगे। ठीक है। ना तो वो लिविंग है और ना ही वो नॉन लिविंग है। लेकिन इसी के साथ मैंने एक थर्ड लाइन भी आपको बताई है एनसीईआरटी की जिसमें लिखा हुआ है कि ऑल दोज रिएक्शंस दैट अकर इन विट्रो, यानी कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिएक्शंस हो रहे हैं वो लिविंग थिंग्स नहीं है बट श्योरली दीज आर लिविंग रिएक्शंस। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है। क्योंकि पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी मेटाबॉलिज्म के बारे में बिल्कुल सही लाइन है ना। 4 ऑप्शंस देंगे, पूछेंगे विच आउट ऑफ दीज 4 इज या आप करेक्ट। ठीक है। तो आपको सेलेक्ट करके बताना होगा कि भैया ये जो लाइंस मैंने बताई है ये बिल्कुल करेक्ट लाइंस है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं अभी जो रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक हमने पढ़ा था इसमें से मैंने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए, लेकिन कई बार ये होता है कि एसेक्सुअल के जो टाइप्स आपको दे रखे हैं उन टाइप्स में से कोई भी एग्जांपल आपको पूछ लेंगे। लाइक हाई रीजनरेशन कैपेसिटी किसके अंदर होती है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी किसके अंदर होती है, तो आप उसमें एग्जांपल दे सकते हैं प्लेनेरिया का, वो इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। फिर पूछ लेंगे बर्डिंग के एग्जांपल, आपको 2-3 एग्जांपल दे रखे होंगे, इनमें से कौन सा बर्डिंग का एग्जांपल है या फिर कौन सा बर्डिंग का एग्जांपल नहीं। तो हाइड्रा यीस्ट ये कॉमन एग्जांपल्स होते हैं जो कि आपको याद करने हैं। ठीक है। इसी के साथ जैसे कि स्पायरोगायरा का एग्जांपल होता है, फ्रेगमेंटेशन में सबसे कॉमन एग्जांपल स्पायरोगायरा का ही आप पढ़ते हो। ठीक है। तो ये तो हो गए हमने जो इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस थे इन तीनों में से वो हमने पढ़े। अब जो फोर्थ फैक्टर है वो क्या हो सकता है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि जो स्टडी हम करते हैं ऑर्गेनिजम्स की वो कौन से, मतलब सबसे छोटा लेवल कौन सा है जहां से वो स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ये याद रखना, जो स्टडी हो जाती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, जब हम स्टडी करते हैं तो सब माइक्रोस्कोपिक लेवल से शुरुआत करते हैं। कौन से, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल से। ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन इस टॉपिक में से आपसे पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शंस दिए होंगे, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, दिस सब माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है। फिर उसके बाद जो फिफ्थ होता है वो कॉन्शियसनेस है। फिफ्थ क्या है, कॉन्शियसनेस। अब देखो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के अंदर एक स्पेशलिटी है, एक मतलब खासियत है, वो ये है दैट ऑल ऑफ दीज आर अवेयर ऑफ देयर एनवायरनमेंट। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट के लिए अवेयर होते हैं, है ना। तो इसमें अवेयरनेस जो शो हो रही है उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है। अब इस कॉन्शियसनेस के अंदर 2 आप फीचर्स पढ़ते हो, वो कौन कौन से फीचर्स हैं। अगर कॉन्शियसनेस की बात करेंगे तो आप देखोगे इसके अंदर यहाँ पर होता है स्टिमुलस और दूसरा होता है रिस्पॉन्स। स्टिमुलस का मतलब होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं या बायोलॉजिकल हो सकते हैं। तो फिजिकल में तो सनलाइट हो गया या टच हो गया, केमिकल में कोई निकोटीन हो गया या कोई मस्टर्ड गैस या कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस हो गए और आपका एसिड भी इसमें आ सकते हैं। और बायोलॉजिकल में अगर हम एग्जांपल लेंगे तो जैसे एनिमल का डस्ट हो गया या फिर आप बोल सकते हो पॉलन ग्रेन्स हो गए। तो अपने एनवायरनमेंट में जो भी स्टिमुलस है, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है ना, हमारे अंदर ये एबिलिटी है कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, इंस्टेंट रिएक्शन दे सकते हैं, मतलब रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन
ये तो मैंने बोला अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्शियसनेस, ठीक है। लेकिन एक टर्म आपको सुनने को मिलेगी विच इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। कौन सी टर्म है? सेल्फ कॉन्शियसनेस। मैं आपको बता दूं कि जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक है, और इसका मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ। अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ होता ये है कि भैया एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें चल रही हैं या क्या क्या चीजें चल सकती हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसके बारे में पता लगा सकते हैं, है ना। लेकिन हमारे साथ क्या क्या हो सकता है उस चीज को पता लगाने की एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के अंदर होती है, ठीक है। तो अभी हमने 5 फीचर्स यहाँ पर पढ़े, है ना। वैसे तो 6 हो गए क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो वन ऑफ दीज, ठीक है। लेकिन इन 5 में से कलेक्टिवली जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो क्या होता है, देखो कि क्या ग्रोथ को, सिर्फ ग्रोथ को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि जो ग्रोथ है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी एग्जिबिट कर रहे हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी शो कर रहे हैं, है कि नहीं। कैसे? अभी मैंने स्नो माउंटेन बताया था, भाई वो तो रिवर्सिबल ग्रोथ शो कर रहा है ना, तो वो तो नॉन लिविंग है, तो फिर ये कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फीचर हो सकती है? नहीं हो सकती, ठीक है। और दूसरी चीज रिप्रोडक्शन। अभी हमने बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्शन भी तो है भाई। क्यों? म्यूल का एग्जांपल ले लो आप। जो म्यूल होता है क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता। वो क्या है? वो स्टेराइल है ना। तो जो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट में कुछ इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन की गई है, बनाए गए, वो जनरली क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं। या फिर ह्यूमन बींग्स की ही बात कर लीजिए, वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, जिनके जो क्रोमोसोम के सीक्वेंसेस है वो नॉर्मल नहीं होते, वो भी स्टेराइल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ना तो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ को, ना ही सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन को आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेन कैरेक्टरिस्टिक में नहीं डाल सकते, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपको 4 या 5 ऑप्शंस दिए हैं, मान लो ये 5 ऑप्शंस आपको दे दिए और पूछेंगे कि इन 5 में से कौन से ऐसे फीचर्स हैं विच इज या विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब भी ये टर्म आता है ना ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तब आपको याद रखना है कि सिर्फ मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये ऐसे फीचर्स हैं जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। अब ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसमें से आपको क्या देंगे? 1 2 3 4, मतलब इन 5 में से कोई एक फीचर है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कोई 2 है या कोई 3 है ना। तो बच्चों ने अगर इन तीनों को अटेम्प्ट किया 5 ऑप्शन में से तो वो करेक्ट हो जाएगा। 5 ऑप्शन से मेरा मतलब है, मान लीजिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक साथ दे दिया, ठीक है, बाकी इंडिविजुअल दे दिए, है ना, तो ये तीनों तो करेक्ट हो जाएंगे। बट अगर इसी के साथ या इसकी जगह पर आपको सेल्फ कॉन्शियसनेस दे दिया जाए तो वो भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने फिर अभी भी बताया था कि सेल्फ कॉन्शियसनेस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस का फीचर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में से जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसकी चांसेस है, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में ही गिवन है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो रिएक्शंस चल रहे हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की जो स्टडी हम करते हैं, उनके इवोल्यूशन की जो स्टडी करते हैं, वो सब हम बायोलॉजी में करते हैं, ठीक है। तो एक लाइन एनसीईआरटी में से डायरेक्टली लिखी हुई आ जाती है और पूछते हैं कि वो सही है या गलत है। तो अगर हम उन लाइन्स के बारे में बात करें तो जैसे बायोलॉजी के ऊपर एक लाइन आपकी बुक में गिवन है, तो मैं आपको वो पढ़ के बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक लाइन, कॉन्शियसनेस के नीचे वाले पैराग्राफ में ये, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बाय द वेरिंग डिग्री। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे प्रेजेंट की बात हो, पास्ट की बात हो या फ्यूचर की बात हो, ठीक है, वो सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। क्यों? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल कॉमन चीजें सभी के अंदर, हालांकि वो डिग्री वेरी कर सकती है कि किसी के अंदर क्या फीचर्स है और क्या नहीं, ठीक है। ये लाइन भी आपको याद रखनी है। अब इसी के साथ साथ अगर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में, राइट। अब बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो ये है कि अभी जो हमने स्पीशीज को काउंट किया गया है वो इन टोटल कितनी स्पीशीज है ना। तो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ 1.7 से 1.8 मिलियन, 1.7 से 1.8 मिलियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ऑप्शन में 1.7 से 1.8 मिलियन दिया हुआ है आप डायरेक्टली पहचान लोगे, लेकिन अगर इतनी आसान बात होती तो फिर सभी बच्चे क्लियर कर लेते ना। तो कुछ तो गड़बड़ होगी, कुछ तो ट्रिक वो लगाएंगे। वो क्या ट्रिक लगाते हैं, वो 17 to 18 लाख लिख देते हैं। तो क्या बात है, ये तो है, समझ तो सकते हो आप भाई, इतने तो हम चेंजेस कर सकते हैं अपने दिमाग में, इतने तो चीजें डाल सकते हैं कि भाई टोटल जो बायोडाइवर्सिटी है यानी कि नंबर ऑफ स्पीशीज
किसी भी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में मिलने वाली जो नंबर ऑफ स्पीशीज है, अगर एनसीईआरटी में वो आपको दे रखा है 1.7 से 1.8 मिलियन, तो उसको लाख में करोगे तो कितना आ जाएगा, 17 to 18 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। तो बच्चे ना बस मिलियन ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो आपको 17 से 18 मिलियन दे देंगे तो वो थोड़ी ना करेक्ट हो जाएगा। आप मिलियन को मत देखिए, आप वैल्यूज पे जाइए। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हो गया जो कि आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा जब बायोडाइवर्सिटी के आगे हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो उसमें आपको नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और जो नॉमेनक्लेचर है उसमें देखो बेसिकली नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है, उसमें हम बात करते हैं कि किस तरीके से नेमिंग की जाती है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म इन सच अ वे, और इस तरीके से दैट द ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में वो ऑर्गेनिज्म एक ही नाम से जाना जाए, है ना। लेकिन रिसेंटली अगर कोई साइंटिस्ट बना है, वो डिस्कवरी कर रहा है, उसको एक पेड़ मिल गया, कोई पौधा मिल गया, कह रहा है यार मैं तो उसका नाम मेंजिफेरा इंडिका रखूंगा, लेकिन क्या वो पॉसिबल है कि उस नए प्लांट का नाम भी वो मेंजिफेरा इंडिका रख दे? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि जो मेंजिफेरा इंडिका है वो ऑलरेडी मैंगो का साइंटिफिक नेम है, राइट। तो अब वो साइंटिस्ट को पता कैसे चलेगा, इतने सारे प्लांट्स हैं, अभी देखा इतनी ज्यादा स्पीशीज है, हर एक स्पीशीज का साइंटिफिक नेम तो ना मुझे पता है ना आपको पता है, तो किसी भी इंडिविजुअल को सारी चीजों के बारे में पता हो ऐसा तो जरूरी नहीं है, राइट। तो उसको कहीं ना कहीं से तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो डाटा है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। तो उसके लिए हमें हमारे पास ना दो स्ट्रक्चर्स है, तो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप ICZN है ना, तो वो बेसिकली ICZN या ICBN है, वो क्या है, वो कुछ ऐसे आप बोल सकते हो कि डाटा एनालिसिस के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जहां पर सारा रिकॉर्ड होता है ना। अब इसमें से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो क्या है, आपके एनसीईआरटी में उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखी हुई है। तो जब आप उस एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में बात करोगे तो आप ये देखोगे कि उसमें ऑफ और फॉर का डिफरेंस है, मतलब और कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ ऑफ और फॉर का डिफरेंस है। मैं आपको पहले बता देती हूँ, जैसे कि ICBN उसमें लिखा हुआ इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और जो ICZN है उसमें लिखा होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो सिर्फ ऑफ और फॉर के चक्कर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये कहीं बाहर से तो नहीं है, एनसीईआरटी का है, तो फिर हमें इसको याद करना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, जो ICBN है, BN बोटेनिकल गार्डन, उसमें फॉर लिखा है। ठीक है, ICBN इसमें क्या है, फॉर, और जो ICZN है उसमें क्या है, ऑफ। मैं पूरे एक्सपेंडेड फॉर्म आपको बता रही हूँ, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि प्लांट से रिगार्डिंग जितनी भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो आपको ICBN से मिलेगी, और ICZN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है भाई, तो आपको ये याद रखना है। इसी के साथ साथ जो क्वेश्चन अगला पूछा जाता है, मैं फटाफट से इसलिए कवर कर रही हूँ ताकि आपको रिवीजन का समय ज्यादा से ज्यादा मिले, राइट। तो अब तक हमने क्या देखा, नॉमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर के साथ आपने दो स्ट्रक्चर्स देख लिए हैं, कौन कौन से, ICBN और ICZN। अब अगला क्वेश्चन जो आता है वो टेक्सोनॉमी से रिलेटेड होगा। ठीक है, मैं ये पेज नंबर 7 इसलिए बता रही हूँ ताकि जब आप इसको रिवाइज करोगे एक बार सारी चीजें आपको फटाफट से रिकॉल होती रहेंगी। ठीक है, अब देखिए जो ICBN और ICZN के अलावा जो क्वेश्चन आपसे इसमें से पूछे जाते हैं वो है पेज नंबर 7 पे। जब आप आएंगे तो साइंटिफिक नेम के बारे में बताया गया है ना। तो जब प्लांट और एनिमल के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं तो जो प्लांट्स के लिए जैसे हम बोटेनिकल नेम बोल देते हैं, ठीक है, और एनिमल्स के लिए हम जनरली साइंटिफिक नेम ही बोलते हैं। तो वो चीज आप याद रखना कि किसके बारे में बात हो रही है, प्लांट्स की या एनिमल की। तो ये जो पूरा नॉमेनक्लेचर है वो दिया किसने था, साइंटिस्ट का नाम पूछ लेते हैं। तो वो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कार्लस लिनियस। तो जो नॉमेनक्लेचर जो फादर है बेसिकली टैक्सोनॉमी के नॉमेनक्लेचर के, वो कौन है, वो कार्लस लिनियस है। तो आपको ये याद रखना है कि कार्लस लिनियस ने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, और बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है, सभी साइंटिफिक नेम्स के दो कंपोनेंट होंगे। एवरी साइंटिफिक नेम मस्ट हैव टू कंपोनेंट्स। वो कौन कौन से कंपोनेंट है, वे कार्लस लिनियस ने क्या बताया था कि सभी साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट्स होंगे, उसको उन्होंने नाम दिया था बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, राइट। और उन्होंने ये बोला था कि जो दो कंपोनेंट्स है, पहला कंपोनेंट जीनस को और दूसरा कंपोनेंट स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट कंपोनेंट जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ रहेगा, पहला क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम, ठीक है, क्या है और वो कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, आपने बता दिया कार्लस लिनियस ने। फिर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। डायरेक्टली रॉन्ग भी लिख सकते थे लेकिन बच्चों को घुमाना भी तो है, तो वो क्या ऑप्शन देंगे, क्या क्वेश्चन देंगे, which of the following is not correct with respect to the rules given by Carolus Linnaeus, ऐसा आपको क्वेश्चन देंगे, है ना। या फिर which of the following is not correct with respect to the rules of scientific names,
ठीक है, तो 4 रूल्स दिए गए थे, कार्लस लिनस ने ही दिए थे। वो कौन से रूल्स थे, सबसे पहले फटाफट से देख लेते हैं। देखो, अगर हम किसी भी साइंटिफिक नेम को लिख रहे हैं तो उसके लिए हमें 4 रूल्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहला रूल तो ये होता है कि जितने भी साइंटिफिक नेम है या बायोलॉजिकल नेम है वो कौन सी लैंग्वेज से लिए गए, वो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए और उनको लिखा जाता है इटैलिक्स में। कौन से लैंग्वेज से लिए गए, लैटिन से, और लिखा जाता है इटैलिक्स में। दूसरा रूल कि जब भी किसी साइंटिफिक नेम के बारे में बात करोगे फर्स्ट कंपोनेंट हमेशा जीनस होगा, फर्स्ट कंपोनेंट हमेशा जीनस होगा, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो स्पीशीज होता है। फर्स्ट कंपोनेंट रिप्रेजेंट जीनस एंड सेकंड रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट। क्योंकि ये लिखा हो जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ तो स्पीशीज होता है, ये स्पेसिफिक एपिथेट क्या है भाई, उसी को स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, अब जो थर्ड है वो क्या है कि किसी भी साइंटिफिक नेम में जो फर्स्ट लेटर है, किसी भी साइंटिफिक नेम में जो जीनस की मैं बात कर रही हूँ, जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, जबकि स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा, है ना। एक एग्जांपल भी मैं यहाँ पर दूंगी। सबसे पहले फोर्थ रूल हम देख लेते हैं कि व्हेनेवर हैंड रिटन, जब भी हम उसको लिखेंगे तो प्रॉपर तरीके से अंडरलाइन होना चाहिए सेपरेटली। जब भी हम किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखते हैं तो जीनस और स्पीशीज को क्या करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम मैंजीफेरेंडिका का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंजीफेरेंडिका किसका साइंटिफिक नेम है, वो है मैंगो का साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एम को मैंने कैपिटल बनाया है, यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया, आई को मैंने स्मॉल बनाया और यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, तो ये क्या तरीका है, ये जो कार्लस लिनस ने बोला था उस रूल्स के हिसाब से हम लिखते हैं। लेकिन अभी 2019 में ये एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा राइट मेथड है, सही तरीका है जो साइंटिफिक नेम है वो लिखने के लिए। तो उसमें आपको क्या लिखना है, मैंजीफेरा इंडिका लिन, क्योंकि कार्लस लिनस ने बताया था इसीलिए। और वहां पर ये अंडरलाइन नहीं भी होगा तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि इटैलिक्स में लिखा हुआ है भाई, थोड़ा कर्व लिखा हुआ है तो वो बिल्कुल सही है। क्योंकि हम लोग हैंड रिटन करते हैं तो हम अंडरलाइन कर लेते हैं। मैंने बोला ना व्हेनेवर हैंड रिटन दीज आर सेपरेटली अंडरलाइन। लेकिन जब कंप्यूटर वगैरह पे किसी डिवाइस पे आप देखोगे लिखे हुए साइंटिफिक नेम तो जरूरी नहीं कि वो अंडरलाइन हो, लेकिन इटैलिक्स में जरूर होंगे। ठीक है, तो ये हमें याद करना है। इसी के साथ साथ तो जो रूल्स दिए थे बायनॉमियल नोमेनक्लेचर की वो हमने देख लिया है ना। अब इसी के साथ साथ मैं अगला टॉपिक आपको बता रही हूँ। एनसीईआरटी से इसलिए बोला जा रही हूँ क्योंकि आप एनसीईआरटी को एक बार जरूर पढ़ें। अगर आपने उसके लाइन बाय अच्छे से रिवाइज की है तो फिर आप जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आप इजीली सभी को अटेंड कर सकते हो। ठीक है, वैसे भी जो मैं डिटेल में बता रही हूँ चीजें वही सबसे ज्यादा एम्फसाइज आपको करनी है, बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है आपको किसी भी चीज पर, राइट। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो क्लासिफिकेशन होगा, है ना। अब क्लासिफिकेशन है क्या, क्लासिफिकेशन का मतलब है ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना। अब आपसे पूछा जाता है किस बेसिस पर डिवाइड करोगे, या फिर जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, मॉडर्न जो टैक्सोनॉमी, अब टैक्सोनॉमी क्या है, क्लासिफिकेशन को ही हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है या फिर जो टैक्सोनॉमी है उसके अंदर कुछ लेवल्स होते होंगे, उन लेवल्स को भी हम कुछ कहते हैं। वो जो लेवल्स है वो टैक्सा या टैक्सॉन कहलाते हैं। एक लेवल को टैक्सॉन कहते हैं और जब बहुत सारे लेवल्स की बात होती है यानी कि जो उसका प्लूरल है वो ठीक है टैक्सा हो जाएगा। तो जब टैक्सोनॉमी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो एक जो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, व्हाट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो मैं यहाँ पर नोट डाउन भी करूंगी कि जो बेसिस है मॉडर्न टैक्सोनॉमी का वो क्या है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं external and internal structures, external and internal structures along with the structure of किसके स्ट्रक्चर की बात हो रही है, सेल। फिर उसके बाद डेवलपमेंट भी हम यहाँ पर देखेंगे, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को एंड इकोलॉजिकल इंटरेक्शन को, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ दी ऑर्गेनिज्म। तो ये सब चीजें हमने क्या लिखी है, ये हमने लिखी है व्हाट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ये हम क्या लिख रहे हैं, बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो फीचर्स है ये अलग अलग आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे पहला हो गया एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर, फिर दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, फिर डेवलपमेंटल प्रोसेसर एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये सब फीचर्स किस चीज के लिए, दीज ऑल आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन हम सिस्टमैटिक्स के बारे में बात करेंगे। अब सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या है, उसका मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स को उनके जो आइडेंटिफिकेशन है, जो नॉमेनक्लेचर है और क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पर एक सिस्टमिक मैनर में अरेंज करना। सिस्टमैटिक्स यहाँ पर क्या है आपको याद रखना है, सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है बेस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन।
आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। इन चीजों के आधार पर जो ऑर्गेनिजम्स है उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना या फिर सिस्टमैटिकली अरेंज करना, है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन इस टॉपिक से जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि जो सिस्टमैटिक्स है वो इवोल्यूशनरी पर्पस के लिए भी बहुत जरूरी है। जो सिस्टमैटिक्स है वो इवोल्यूशनरी पर्पस के लिए भी बहुत जरूरी है। वो मैं लाइन आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है द सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो सिस्टमैटिक्स से जुड़ी हुई है वो क्या है? इट टेक्स इनटू अकाउंट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स या फिर बिटवीन दी ऑर्गेनिजम्स। तो आपको याद रखना है कि सिस्टमैटिक्स ही जरूरी होती है किस चीज के लिए? किस चीज के लिए भाई? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो जो कार्लस लिनियस है उन्होंने ही एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरा। तो आपसे बुक का नाम भी पूछ लिया जाता है, सिस्टमा नेचुरा। तो ये जो वो बुक है बेसिकली इसी बुक के अंदर उन्होंने सिस्टमैटिक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी थी। तो उसमें साथ साथ उन्होंने जो नोमेनक्लेचर है उसके बारे में भी बहुत ज्यादा डिस्कस किया था। यही उनकी पहली बुक थी जिसमें उन्होंने नोमेनक्लेचर को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। तो नोमेनक्लेचर को हमने ऑलरेडी देख लिया। तो जो सिस्टमैटिक है या जो सिस्टमा है इसका मतलब ही क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ठीक है। तो सिस्टमा नेचुरा किसने लिखी थी? कार्लस लिनियस ने लिखी थी। देन टैक्सोनॉमी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी को हम क्लासिफिकेशन के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होती है। अभी जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है ये क्वेश्चन आया था 2013 में, अब पूछा गया था टैक्सोनॉमिकल हायरार्की रिफर्स टू, क्या रिप्रेजेंट करती है वो? तो देखिए एक तरीका मैंने बताया था कि पोर्टलिन और फैमिली गेट सिक। तो ये किंगडम है, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो ये सब क्या है? ये एक लेवल जो आपको नजर आ रहा है, हर एक लेवल को, हर एक स्टेप को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर एक जो लेवल है इसको हम टैक्सोन बोलते हैं। जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का हर एक स्टेप होगा, लेवल होगा, उसको टैक्सोन बोलेंगे। और इसका प्लूरल होता है टैक्सा। इसका प्लूरल होता है टैक्सा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि स्टेप वाइज लिखा हुआ है हर एक चीज। तो जो स्टेप वाइज क्लासिफिकेशन है प्लांट्स की और एनिमल्स की, हमेशा याद रखना ये वर्ड, स्टेप वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्टेप वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। बेसिकली द स्टेप वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ईच लेवल और ईच स्टेप इन द टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड टैक्सोन एंड इट्स प्लूरल इज टैक्सा। फिर पूछेंगे व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? तो आप बताएंगे स्पीशीज क्या होती है? बेसिक यूनिट होती है। स्पीशीज क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है ना। फिर पूछेंगे कि अगर स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, जो सिमिलैरिटी है, वो इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं? डिक्रीज होंगे, क्योंकि स्पीशीज का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जिनमें सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी होती है, ठीक है। तो जब आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाओगे तो उसका मतलब तो ये हुआ कि जो सिमिलर फीचर्स है, जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो डिक्रीज होती है, ठीक है। तो जब भी हम किंगडम की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। किस चीज में? डिक्रीज इन सिमिलैरिटी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डिक्रीज इन सिमिलैरिटीज। जो सिमिलर फीचर्स है धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं, वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के लिए, टैक्सोन के लिए, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए। कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन भी दे दिया जाता है कि रीअरेंज करो, आपको आगे पीछे वो लिखे हुए देंगे तो आपको उनको सीक्वेंस में लगाना होता है, ठीक है। फिर अगर सब स्पीशीज पूछने लगे या फिर आपसे पूछेंगे सब फैमिली, वो किसके बीच में आती? सब फैमिली, तो भैया यहाँ पर ही तो आएगी। सब मतलब फैमिली से नीचे, ठीक है, लेकिन जीनस के ऊपर या उससे बड़ा, तो यहाँ पर फैमिली और जीनस के बीच में आ जाएगी, है ना। आपकी एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो आपको वो जो एग्जांपल है सबसे पहले एनसीईआरटी की एग्जांपल्स आप याद करेंगे। जैसे कि साइंटिफिक नेम हो गया ह्यूमन का, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि वीट का बताइए, फिर हाउस फ्लाई का आपको एग्जांपल दे रखा है। तो ये जो एग्जांपल्स है, अगर आप दो प्लांट्स और दो एनिमल्स के मैंगो वगैरह का याद करोगे तो पूरी क्लासिफिकेशन आपको याद करनी पड़ेगी। जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसकी क्लासिफिकेशन में से पूछा गया था या फिर पूछा जाता है वो ऑर्डर हो जाता है। जैसे ह्यूमन का ऑर्डर आपसे पूछ लिया, वो प्राइमेटा होगा, तो आपको ऐसे करके बताना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस किए। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये जो पूरी हायरार्की है, जैसे स्पीशीज है, स्पीशीज को कैसे डिफाइन करेंगे और उसके एग्जांपल। स्पीशीज का मतलब है सभी ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो कि सबसे ज्यादा सिमिलर जो सिमिलैरिटीज है या सिमिलर कैरेक्टर्स उनको पोजेस करेंगे और वो आपस में रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो चलो ये तो तुम पढ़ लोगे एनसीईआरटी से।
अब मेरा भी तो कुछ फायदा होगा। अब मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको बता रही हूँ जो सिर्फ मेडिकल के पर्पज से आपको जानना जरूरी है, राइट, जो कि मैं 11th स्टैंडर्ड की वीडियोस में जनरली डिस्कस नहीं करती हूँ ताकि उनका जो सिलेबस है वो लेंथी ना हो। तो क्या चीज है जो आपको जानने की जरूरत है, वो ये है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज किसने दिया था, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया था अल्समेयर ने, ठीक है। तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज जो है वो आपको याद रखना है, वो अल्समेयर ने दिया था। और वो है क्या, वो अल्समेयर जो उन्होंने कंसेप्ट दिया उसमें वो क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने ये बोला कि सभी स्पीशीज दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफर होती हैं, क्यों, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है। ये जो टर्म है ना रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक एक एजेंडा मान लीजिए, एक फिलोसफी मान लीजिए कि उन्होंने जो अपनी स्टडी की स्पीशीज को उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने क्या बोला, एक तो बायोलॉजिकल जो कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज है अल्समेयर ने दिया, उन्होंने बोला कि जो भी स्पीशीज है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं, ठीक है, यानी कि सिर्फ अपने ही टाइप के इंडिविजुअल के साथ क्रॉस करेंगे या रिप्रोड्यूस करेंगी, दूसरों के साथ नहीं कर सकती, ठीक है। फिर ना जो साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आपसे पूछते हैं वो ये पूछ सकते हैं कि भैया फाइलम किसने दिया था, टर्म फाइलम किसने दी थी, ये क्यूवियर ने दी थी, है ना। फिर आपसे पूछ लेंगे कि आप ये बताइए कि स्पीशीज टर्म किसने दी थी, या फिर जो भी साइंटिस्ट के नाम है, एक साथ सारे साइंटिस्ट के नाम याद करना मुझे पता है इट्स नॉट पॉसिबल, बट मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी या फिर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी जिसमें जितनी भी जरूरी है, जितने भी साइंटिस्ट के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है, उन सभी के बारे में मैं मेंशन करूंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज के बारे में। अब ये जो स्पीशीज होती हैं वो भी अलग अलग तरीके की हो सकती है, सिबलिंग स्पीशीज हो सकती है, कीस्टोन स्पीशीज हो सकती है ना। देखो की स्पीशीज या कीस्टोन स्पीशीज क्या होती है, मेजर स्पीशीज होती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं किसी भी इकोसिस्टम में कीस्टोन स्पीशीज कौन सी होगी, ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिपेंड करता हो, तो ग्रीन प्लांट्स होंगे, वे प्रोड्यूसर ही तो होते हैं। तो की स्पीशीज है कीटोन स्पीशीज जो मेजर इंपॉर्टेंस वाली स्पीशीज होती हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल ले लिया, ठीक है भाई। अब किसी के साथ साथ मैं यहाँ पर सिबलिंग स्पीशीज के बारे में बात कर रही थी। सिबलिंग का मतलब क्या है, मतलब समझो, इसका मतलब है भाई बहन, ये तो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो स्पीशीज जो आइडेंटिकल है, एक दूसरे से बिल्कुल दिखने में एक जैसी, आप उन्हें देख के नहीं पहचान सकते कि यार ये दोनों एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं या दो स्पीशीज से, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होगी, मतलब वो दोनों स्पीशीज दिखने में चाहे बिल्कुल 100% सेम हो, लेकिन वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। तो सिबलिंग स्पीशीज कौन सी होगी भाई, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल या फिर सिमिलर, ठीक है, बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ठीक है भाई। तो ये हमने किन किन चीजों के बारे में देखा है, ये हमने अलग अलग तरीके की स्पीशीज के बारे में देखा है। अब ये जो स्पीशीज है और भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। भैया वो रह कहाँ रही है उसके बेसिस पर भी तो डिवाइड करोगे। मान लीजिए कोई भी दो स्पीशीज एक ही जगह पर रहती है तो वो सिम्पैट्रिक स्पीशीज होती है। कोई भी तो बिल्कुल ही अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में रहेंगी, एलोपैट्रिक हो जाएंगी, है ना। या फिर कोई दो स्पीशीज जो एक ज्योग्राफिकल एरिया को शेयर कर रहे एक तरीके से, वो पैरापैट्रिक होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप की स्पीशीज के बारे में, उनके कंसेप्ट के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। तो ये जो कंसेप्ट हैं कई बार इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अदरवाइज बहुत ज्यादा लेंथी या बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें पढ़ने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो आपको वो अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, आपको उसको वो चीजें ना माइंड में रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्पीशीज के बारे में हमने पढ़ा, अब उसके एग्जाम्पल जो आपकी बुक में गिवन है वो कौन कौन से हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दे रखा है ह्यूमन का या टाइगर का एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है, तो उसमें आप याद रखोगे। जैसे ह्यूमन की मैं बात कर रही हूँ तो हमें पता है साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस, ठीक है। तो ये क्या है, सेपियंस स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर अगर मैं मैंगो की बात कर रही हूँ तो उसका मैंजीफेरा इंडिका हो गया, मैंजीफेरा इंडिका। तो इसमें जो इंडिका है वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर टाइगर के बारे में बात कर रही हूँ, लायन के बारे में बात कर रही हूँ, पैंथर के बारे में बात कर रही हूँ, तो फिर उनका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा। जैसे लायन हो गया तो पैंथेरा लियो हो गया, टाइगर हो गया तो पैंथेरा क्या होगा, टाइग्रिस, तो टी स्मॉल बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, टाइग्रिस, ये रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज को। तो ये तो हमें पता है कि जितने भी साइंटिफिक नेम है भाई, पहला जीनस है दूसरा स्पीशीज है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं जीनस के बारे में तो कैसे पता चलेगा, तो जीनस को डिफाइन करने के लिए हम बोलेंगे इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज।
वो सभी स्पीशीज जो आपस में रिलेटेड है उन्हीं के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हम जीनस बोलेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे लायन के बारे में बात कर रही हूँ, तो पैंथेरा लियो लायन का साइंटिफिक नेम है। ये जो टाइग्रिस और लियो यानी कि लायन है, ये दोनों काफी ऐसे फीचर्स को एग्जिबिट करते हैं जो कि सिमिलर है, इसीलिए हमने उनको सेम कैटेगरी में डाला है, जीनस में। ठीक है, तो आपको ये पता लगाना आसान रहेगा कि वो जो स्पीशीज है जो काफी ज्यादा सिमिलर है वो किस में आती है, एक ही कैटेगरी में आती है जिसको हम जीनस कहते हैं। ठीक है, बट आपसे कुछ नहीं पूछेंगे कि जीनस की डिफाइन बताओ, स्पीशीज की डिफाइन बताओ। ये जरूर पूछ सकते हैं कि बेसिक यूनिट क्या है, वो स्पीशीज है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन डिफाइन करने के लिए नहीं आएगा। क्या क्वेश्चन पूछ रहेगा हमसे कि जो फैमिली है वो कौन से दो कैटेगरीज के बीच में आती है, कौन से दो टेक्सोनॉमिकल लेवल्स के बीच में आती है। तो जैसे कि मुझे पता है कि पोर्टलिन और फैमिली गेटसिक, तो वो ऑर्डर और जीनस के बीच में आती है। ये आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आपको उसका आंसर लिखना है। करेक्ट। अब साथ ही साथ जीनस के एग्जांपल में आपको सोलेनम पोटैटो का भी साइंटिफिक नेम दे रखा है, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो सोलेनम जीनस है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पोटैटो ही आता हो, है ना। बहुत सारे ऐसे और वेजिटेबल्स होंगे जो कि सोलेनम जीनस के अंदर आते होंगे, राइट। फिर ऐसी जीनस के बाद अगर मैं फैमिली के बारे में बात करूं तो इसमें आप कैट का एग्जांपल ले सकते हो। जो लायन है, जो टाइगर है, जो पैंथर है, वो तो सब एक ही जीनस में आ रहे थे, वो था पैंथेरा। ठीक है, बिल्ली के बारे में बात करोगे, जो कैट है उसका साइंटिफिक नेम फेलिस फेलिस होता है। तो जो एक जीनस हो गया फेलिस और एक जीनस हो गया पैंथेरा, ये दोनों ही सेम फैमिली में डाले गए। क्यों? क्योंकि इन दोनों जीनस के जो फीचर्स है वो बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा सिमिलर है ना। तो यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हो, कौन सी फैमिली है वो, फेलिडे। कौन सी फैमिली है, फेलिडे। तो फेलिडे क्या है, एक फैमिली का एग्जांपल है जो कि आपकी बुक में गिवन है। तो किस बेसिस पर हमने किया, सिमिलैरिटी के बेसिस पर किया, है ना। तो क्या सिमिलैरिटी थी, अपीयरेंस दोनों की सेम है। ठीक है, सिर्फ वो जो बिल्ली है वो थोड़ी छोटी है, वो टाइगर जो है वो थोड़े बड़े हैं, जो लायन है वो थोड़े बड़े है ना। सिमिलरली आपको प्लांट का एग्जांपल इसमें दे रखा होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर, जो भी ऑर्डर में जब आप पढ़ोगे तो फ्लोरल कैरेक्टर्स की बेसिस पर। ठीक है, चलिए तो ऑर्डर पे आ जाते हैं फटाफट से। तो जैसे कि ऑर्डर आप ले लीजिए, अगर इसी की मैं बात कर लूं तो इनको हमने कौन से ऑर्डर में डाला है, कार्निवोरा में डाला है। कार्निवोर्स कौन होते हैं, कुत्ता बिल्ली सब कार्निवोर्स में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्लैश ईटर्स है। तो किस आधार पर कैटेगराइज किया जा रहा है वो याद रखना। तो क्योंकि डॉग और कैट ये सभी क्या होते हैं, फ्लैश ईटर्स होते हैं, तो इनको हमने कौन से ऑर्डर में डाल दिया, कार्निवोरा में, है ना। और क्योंकि ह्यूमन मंकी चिंपैंजी के बारे में बात करोगे, सबके अंदर काफी ज्यादा सिमिलरिटी है, तो उनको प्राइमेटा में डाल दिया हमने। ठीक है, तो वो जो जिस फीचर के बेसिस पर क्लासिफाई किया वो आपको याद रखना है। जैसे इसमें फ्लैश ईटर्स होते हैं, ह्यूमन मंकी चिंपैंजी में मान लीजिए कि उसमें एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज सेम होती है। फिर इसके बाद हम क्लास के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लास मैमेलिया एग्जांपल ले सकते हो। तो जिन जिन के पास भी मेमोरी ग्लैंड्स होंगे उनको क्लास मैमेलिया में डाल देंगे, सही है ना। तो क्या फीचर होगा, किसके आधार पर डाल रहे हैं मैमेलिया में, मेमोरी ग्लैंड्स के बेसिस पर, राइट। सिमिलरली हम यहाँ पर फाइलम के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो फाइलम है वो क्या है, ये थोड़ी सी हायर कैटेगरी है। इसमें वो सभी क्लासेस आएंगे जो एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर होंगी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर फाइलम की अगर मैं बात करती हूँ तो वर्टिब्रेटा का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो यहाँ पर वर्टिब्रेटा में कौन कौन आते हैं, मेमेलिया, एव्स, है ना, यानी कि बर्ड्स, देन पाइसेस यानी कि फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, बिकॉज दे पोजेस सम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लाइक वर्टिब्रल कॉलम, उनके पास प्रेजेंट है इसलिए वो वर्टिब्रेटा में आ गए। देन अगर हम किंगडम के बारे में बात करेंगे तो इन सभी के अंदर क्या क्या जो सिमिलैरिटीज है, फीचर्स, हालांकि वो कम फीचर्स होंगे बट स्टिल, तो उनका किंगडम कौन सा हो गया, एनिमेलिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको उनका बेसिस याद करना है। सो हम बात करेंगे टेक्सोनॉमिकल एज के बारे में। सो बेसिकली टेक्सोनॉमिकल एज की जब हम बात करते हैं तो उसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या हो सकता है, सबसे पहली बार कि हम टेक्सोनॉमिकल एज का यूज क्यों करते हैं, किसी भी प्लांट या एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो फॉर दिस पर्पस या स्टडी पर्पस के लिए वी नीड टू क्लासिफाई एंड आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बेसिकली टेक्सोनॉमिकल एज से कुछ एग्जांपल आपके बुक में गिवन है। अगर हम उनके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आप हर्बेरियम के बारे में बात करेंगे। उसमें से जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, वो ये कि उसकी जो हर्बेरियम शीट है उसका साइज कितना होता है। तो 41 इंटू, बेसिकली अगर सेंटीमीटर में बात करेंगे तो अलग होगा, है ना। तो 41 इंटू 29 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। इंचेस में भी हो जाता है तो 16 1/2 इंच इंटू 11 1/2 इंच, ये उसका साइज होता है। तो हर्बेरियम शीट का साइज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि हर्बेरियम शीट के ऊपर मेंशन होते हैं, या फिर वो पूछेंगे कौन सा फीचर हर्बेरियम शीट पर मेंशन नहीं होता है। तो जो मेंशन नहीं होता है वो लेंथ ऑफ द प्लांट, जो फीचर मेंशन नहीं होता है वो क्या है, लेंथ ऑफ द प्लांट। हमें पता है हर्बेरियम शीट पर हम डेड और ड्राई प्लांट को
प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। तो उसमें हम किस चीज को मेंशन नहीं करेंगे, प्लांट की या स्टेम की लेंथ को मेंशन नहीं करेंगे। उसका बोटानिकल नेम होगा या फिर जो उसका वनरियल नेम कॉमन नेम होता है वो होगा। साथ साथ आप बताएंगे कि उसकी जो फीचर है, जो क्लासिफिकेशन है, फैमिली है, वो क्या है, कलेक्टर का नाम होगा, ठीक है, और डेट ऑफ कलेक्शन भी होगी। लेकिन क्या चीज मेंशन नहीं होती उसमें, लेंथ ऑफ द प्लांट मेंशन नहीं होती, ठीक है। तो ये तो हो गया हर्बेरियम। दूसरा आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बोटेनिकल गार्डन से होता है। तो पूछेंगे जो फेमस बोटेनिकल गार्डन है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो क्यों इंग्लैंड में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो पूछ लिया जाता है कि अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, वो हावड़ा में प्रेजेंट होगा, ठीक है, और लखनऊ। तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो बोटेनिकल गार्डन है, जो नेशनल बोटेनिकल गार्डन है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। थर्ड होता है म्यूजियम। अब म्यूजियम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया जब भी एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, डेड ऑर्गेनिजम्स को, उनके स्पेसिमेन को रखा जाता है, तो कौन से केमिकल में, तो वो फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मेलिन होता है जिस केमिकल में एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। और इंसेक्ट में क्या करते हैं, पिनिंग करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है जू यानी कि जूलॉजिकल पार्क। तो जो जूलॉजिकल पार्क है वो किस तरीके का एग्जाम्पल है, वो एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है। देखो एक्स सिटू का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर लेकर जाना ताकि उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल सके, शेल्टर मिल सके और फूड मिल सके, ठीक है। तो जो जूलॉजिकल पार्क है वो एक्स सिटू का एक एग्जांपल होगा, राइट। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, चलिए कीज के बारे में बात करते हैं। तो कीज क्या है, इसका जो अगला एग्जांपल है, कीज बेसिकली ऐसे मोड है, ऐसे तरीके हैं जिसके बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं और अलग अलग कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो किस तरीके से करेंगे, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो कीज में दो टर्म्स है जो आपको याद रखते हैं, ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग के बेसिस पर पूछ लिया जाता है। पहला है कपलेट और दूसरा है लेट, टी है कपलेट और दूसरा है लेट। देखो अगर मुझे कभी भी किन्हीं ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएट करना है तो मैं एटलीस्ट दो फीचर्स दूंगी। मान लीजिए पहला हो गया प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम और दूसरा हो गया मॉइस्ट स्किन, ठीक है। अगर मैं इन दोनों फीचर्स के बेसिस पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पर डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो वो जो दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैंने लिए हैं उन दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर को मिलाकर हम कपलेट बोलते हैं। कपल मीन्स दो होता है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जिसके बेसिस पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को, तो उन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम कहते हैं कपलेट, ठीक है। लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट में से, दोनों फीचर्स में से किसी इंडिविजुअल लाइन या स्टेटमेंट की बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, लेट। तो ईच स्टेटमेंट इन द की, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लेट, ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि कैटलॉग हो गया। तो देखो फ्लोरा और फौना, फ्लोरा यानी कि प्लांट्स, फौना यानी कि एनिमल्स, हम उनके बारे में बात करें, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में, उनकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में, राइट। तो जब भी मुझे टेक्सोनॉमी को स्टडी करना होता तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पहले आप आइडेंटिफाई करोगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एंड देन उसको क्लासिफाई करोगे, है ना। तो कैटलॉग क्या है, कैटलॉग होता है जितनी भी स्पीशीज होंगी, सारे जो डाटा होता है स्पीशीज का वो स्टोर होता है, वो भी अल्फाबेटिकली। स्पीशीज किस तरीके से अरेंज होंगी, स्पीशीज आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, यानी कि आपको याद रखना है कि कैटलॉग एक इस तरीके का डाटा स्टोर किया जाता है कैटलॉग में जिसमें सारी स्पीशीज को उनके अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज किया जाता है, राइट। अब जो ये कैटलॉग है इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स है जो कि आपकी बुक में गिवन है, और वो एग्जांपल्स कौन से हैं, एक है मैनुअल और एक है मोनोग्राफ। तो मैनुअल और मोनोग्राफ के डायरेक्टली जो एनसीईआरटी की लाइंस है वो आपसे पूछी जाती है। तो लिखा हुआ है, अगर हम बात कर रहे हैं मैनुअल्स के बारे में तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे किसी भी जो स्पीशीज है उनकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में, है ना। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द आइडेंटिफिकेशन या द नेम्स ऑफ द स्पीशीज जो कि एक जियोग्राफिकल एरिया में मिलेंगे। तो जब मैनुअल किसी भी स्पीशीज के जो आइडेंटिफिकेशन फीचर्स है उसके बारे में बताते हैं, तो मोनोग्राफ का क्या काम होगा, वो किसी एक टेक्सा यानी कि किसी भी एक लेवल के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, जो मोनोग्राफ्स है, मोनोग्राफ वो किस चीज के बारे में बताते हैं, वो किसी भी एक टेक्सा को क्लियरली डिस्कस करेंगे, टेक्सा के बारे में बताएंगे। और जो मैनुअल होते हैं, मैनुअल वो किस चीज के बारे में बताते हैं, इन बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज, नेम्स ऑफ species found in a geographical area, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1। इसके जो रिगार्डिंग नोट्स होंगे मैं आपको इश्यू करवाऊंगी।